दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर जो कि ब्रिक्स का है, जिसमें हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स की। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकंड है मोल्डिंग, थर्ड है ड्राइंग और फोर्थ है बर्निंग। तो फर्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में बेसिकली हम जो हमारी मिट्टी है उसको तैयार करते हैं ताकि हम उसको सही कंसिस्टेंसी और वो दे सकें फॉर्म, जिससे कि हम उसको मोल्ड कर सकें आगे के लिए। तो वो सही कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो जो ऑपरेशन होते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्ले में है अनसॉइलिंग, जिसमें हम टॉप लेयर ऑफ सॉइल अबाउट 20 सेंटीमीटर डेप्थ टेकन आउट एंड थ्रोन अवे। बेसिकली ऊपर से हम मिट्टी 20 सेंटीमीटर डेप्थ की मिट्टी को हम हटा देंगे ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है, कूड़ा कचरा है, वो सब हम हटा सकें और नीचे से हम फ्रेश या फिर जो साफ़ सुथरी मिट्टी है उसको निकाल सकें। देखिए दोस्तों, ये हमारी अनसॉइलिंग हो रही है, जिसमें जो हमारी सॉइल की टॉप लेयर है उसको एक्सकवेटर हटा रहा है। डिगिंग, जिसमें हम क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब है कि हम खोद के जो भी निकालेंगे मिट्टी हमारी ब्रिक्स बनाने के लिए, उसको डिगिंग बोले। देखो दोस्तों, ये हो गई डिगिंग, जिसमें आदमी खोद रहा है। ये जो क्ले जो मिट्टी है इसको निकाल रहा है। क्ले शुड बी क्लीन फ्रॉम स्टोन्स, पेबल्स, वेजिटेबल मैटर एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि उसमें अगर और कोई इम्प्योरिटीज बची होंगी तो उसको हम फिल्टर करके साइड में कर देंगे। वेदरिंग, वेदरिंग में है क्ले एक्सपोज फॉर एटमोसफेयर फॉर सॉफ्टनिंग फॉर वीक्स या सीजन। इसका मतलब ये है कि हम थोड़े दिन के लिए उसको धूप में सूखने देंगे ताकि वो जो क्ले है वो सॉफ्ट पड़ जाए। ब्लेंडिंग, क्ले इज मेड लूज एंड टर्निंग अप डाउन वर्टिकली टू मिक्स एनी इंग्रेडिएंट्स इफ रिक्वायर्ड। अगर हमें उसमें कुछ और मिलाना हुआ सॉइल में, ताकि जो भी हम मिलाते हैं उसमें एक्स्ट्रा में कोई पाउडर या फिर कुछ और मिलाना हुआ जो हमें ब्रिक्स में डालना हो, ताकि ब्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर किया जा सके आगे पीछे। मतलब किसी को स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को कलर कुछ चाहिए उसमें, या फिर कुछ दूसरी चीज़ चाहिए, आयरन मिलाना हो, ये सब उसके लिए ब्लेंडिंग, जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं और कुछ ब्रिक्स में अपनी में। टेम्परिंग, ये मेन प्रोसेस है। ये पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी अगर इससे रिलेटेड आएगा। अगर फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्ले से कोई भी टॉपिक आता है, मतलब जो पूछा जाता है पेपर में, वो टेम्परिंग से ही होगा, जिसमें मैंने अंडरलाइन भी करके रखा है ये रेड लाइन से कि पगिंग मिल से आता है। अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो पगिंग मिल से आया है, या पग मिल भी बोलते हैं उसको। तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि पग मिल हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर होता है टेम्परिंग। ये क्वेश्चन अभी तक एक ही क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है प्रिपरेशन ऑफ क्ले से। तो अब देखते हैं टेम्परिंग क्या होती है। टेम्परिंग का मतलब है इन प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग क्ले इज प्रॉपर्ली हार्डन्ड फॉर इट टू बी फिट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। फॉर दिस वाटर इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एडेड एंड नीडिंग इज डन pressed under feet of men or cattle, and for large scale pugging mill is used for tempering. Grinding of clay with water and making it plastic is pugging. तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसका मतलब जैसे हम आटा गूंथते हैं अपनी रसोई घरों में हमें रोटी बनाने के लिए, वो एक तरह से वो टेम्परिंग का ही एग्जांपल हो गया। इसमें लिखा हुआ है जैसे नीडिंग इज़ डन। नीडिंग वही है, उसको अच्छे से मिलाना और उसको सही कंसिस्टेंसी देना सॉइल को, इसको हम टेम्परिंग बोलते हैं। अब ये हम अपनी पैरों की मदद से भी कर सकते हैं, जिसमें लिखा है फीट फॉर मैन एंड कैटल, या फिर हम अगर लास्ट स्केल पे यूज़ कर रहे हैं तो कौन इतनी देर तक उस पर पैर मारेगा, फिर कहाँ से हम इतना ह्यूमन लेबर लाएंगे, जल्दी भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम पगिंग मिल यूज़ करते हैं। मैं आपको आगे फ़ोटो में दिखाऊंगा कि कैसे पग मिल यूज़ होती है। देखिए दोस्तों, ये है हमारी पगिंग मिल, जिसमें आदमी जो घूम रही है गोल गोल, इसमें जो हमारी सॉइल प्रिपेयर्ड थी उसको डाल रहा है ताकि सॉइल की टेम्परिंग हो सके, सही फॉर्म और कंसिस्टेंसी मिल सके सॉइल को। इसमें डाल रहा है, ऊपर से सॉइल जा रही है और इसमें बीच में सही कंसिस्टेंसी होके पानी के साथ मिलके नीचे से निकलेगी सॉइल। दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए, ये नीचे से जो निकल रही है सॉइल, यहाँ से जो बाहर आ रही है, जिसको ये आदमी उठा के ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि ये सही कंसिस्टेंसी, अब सॉइल प्रिपेयर हो गई है मोल्ड होने के लिए। अब मोल्डिंग होगी इसके बाद। अब इसको किसी भी सॉइल ऐसी स्टेट में आ गई, प्लास्टिक स्टेट में, कि अब इसको किसी भी शेप में हम कर सकते हैं कन्वर्ट, इसलिए अब इसकी मोल्डिंग होगी इसके बाद। ये सॉइल निकल के आ रही है यहाँ से। देखिए दोस्तों, ये है हमारी स्मॉल स्केल पग मिल, जिसमें ये आदमी सॉइल डाल रहा है यहाँ से
और दूसरी साइड से जहाँ ये बच्चा पकड़ रहा है वहाँ से सॉइल सही कंसिस्टेंसी में निकल के आ रही है बाहर, जिसको उठा उठा के दे रहा है। तो ये अंदर कुछ नहीं कर रही है मशीन, बस उसको मिक्स कर रही है, मिक्स कर रही है और कंप्रेस करके थोड़ा सा और बाहर निकाल रही है। देखिए दिख रहा है ना आपको, जैसे कि ये ले जा रही है उसको और अच्छे से मिक्स करके और सही कंसिस्टेंसी में लाके दूसरी साइड से निकाल रही है। और वो कंप्रेस इसलिए हो रही है क्योंकि दूसरी साइड से जो होल है वो थोड़ा छोटा है, यहाँ से बड़ी होकर जा रही है, तो अपने आप ही कंप्रेस हो जाएगा जब वो दूसरी साइड से कम होकर निकलेगा। ये है दोस्तों हमारा टेम्परिंग वाला पार्ट, जिसमें स्मॉल स्केल पे टेम्परिंग हो रही है। ये मज़दूर अपने पैरों से ही इसको ऐसे आटे की तरह गूंद के और इसको सही वो दे रहा है, कंसिस्टेंसी या फिर बोल सकते हैं एक सही फॉर्म दे रहा है, ताकि इसको मोल्ड किया जा सके। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है हमारा मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब हमारा हो गया कि जो ब्रिक है उसको शेप देना। शेप के लिए हम उसको एक खाँचे में डालते हैं। खाँचा मतलब हो गया कि एक शेप पहले से तैयार की होती है या फिर मोल्ड तैयार किया होता है, उसके अंदर हम सॉइल को डालते हैं ताकि ब्रिक बन सके। तो इसमें दो टाइप होते हैं, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग हो गया, हैंड मोल्डिंग के दो टाइप हैं, ग्राउंड मोल्डेड और टेबल मोल्डेड। हैंड मोल्डेड इसलिए बोलते हैं, ग्राउंड मोल्डेड में भी हम हाथों से अगर ज़मीन पे ब्रिक्स को शेप दे रहे हैं, एक वुडन का यूज़ होता है खाँचा जिसको मोल्ड बोलते हैं, तो वो भी ग्राउंड मोल्डेड। और अगर उसी मोल्ड को हम टेबल पे रख के उसमें फिल करते हैं सॉइल को और फिर ब्रिक को शेप देते हैं, तो वो भी टेबल मोल्डेड। अब इन दोनों को मैं आगे आपको पिक्चर में दिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं, या फिर अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों देखो, ये है मोल्ड, इसके अंदर गई सॉइल और ये होगी हमारी हैंड मोल्डिंग। ऐसे सॉइल को इसके अंदर डाला जाएगा और अभी उसको पूरा हाथों से प्लेन कर रहा है। बस उसके बाद ये मोल्ड को उठा लेगा और ये ब्रिक्स को शेप मिल जाएगी। बेसिकली भी मोल्डिंग का यही काम है कि ब्रिक्स को बस शेप मिल जाए, मतलब मिट्टी को शेप मिल जाए, ताकि उसके बाद इनको सूखने के लिए छोड़ सकें। क्योंकि अगला प्रोसेस ड्राइंग होता है ना इस स्टेप में, मतलब इस होल प्रोसेस में ब्रिक्स के लिए बनने के। बस अभी इस मोल्ड को उठा लेगा यहाँ से, ये उठा लिया इसने। तो ऐसे होती है हमारी मोल्डिंग। देखिए ये हमारी टेबल मोल्डिंग, जो कि हमारा हैंड मोल्डिंग का ही सेकंड पार्ट है। जो मैंने पहले दिखाया वो आपको हैंड मोल्डिंग में थी ग्राउंड मोल्डिंग, क्योंकि उसमें जो मोल्ड था वो हमारा ग्राउंड पे ही रख के और क्या बोलते हैं वहीं पे मोल्डिंग की गई थी, ब्रिक को शेप दी गई थी। इसमें बस इतना फ़र्क है कि इसको टेबल पे किया जाएगा, इसी प्रोसेस को। देखिए अभी यहाँ पे हमारी जो सॉइल उसको मोल्ड में डाला गया। अभी एक तरह से वायर कटर से हमारी सॉइल को काट दिया इसने एक्स्ट्रा को, ताकि जो हमारी सॉइल है ऊपर से इवनली कटे। पहले वाले में ग्राउंड मोल्डिंग में उसने हैंड से हटाया था हमारी एक्स्ट्रा जो सॉइल थी ब्रिक की, पर इसमें जो है इसने वायर से काटा ताकि जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। बस इसने निकाला मोल्ड से और ये हमारी ब्रिक तैयार। सेकंड है हमारा मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में आ गए हैं दो टाइप, प्लास्टिक क्ले मशीन या ड्राई क्ले मशीन। ये आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं, वायर कट ब्रिक्स भी बोलते हैं इसको, प्लास्टिक क्ले मशीन को, और ड्राई क्ले मशीन को प्रेस ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो जो आजकल मॉडर्न डे में यूज़ ज़्यादा होती हैं वो ये वाली होती है प्लास्टिक क्ले मशीन, जो वायर कट ब्रिक्स भी जिनको बोलते हैं। उसमें बेसिकली हम एक मशीन में सॉइल को डाल देते हैं और आगे से मशीन से ही जो ब्रिक है हमारी वो शेप में निकल के आती है, और तभी की तभी काट देते हैं उसको वायर की मदद से, इसलिए हम उसको वायर कट ब्रिक बोलते हैं। ड्राई क्ले मशीन या प्रेस ब्रिक्स कौन सी होती हैं, इसमें भी हम मशीन यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस बार उसको वायर से नहीं काटते ब्रिक्स को। इसके लिए हम स्पेशल मोल्ड यूज़ करते हैं जो कि पहले से ब्रिक्स उसमें मशीन में अटैच होते हैं, इसलिए इसको प्रेस ब्रिक्स बोलते हैं। प्रेस ब्रिक्स का मतलब ये है कि उस पर मोल्ड जो हमारी सॉइल की वो होती है, लेयर होती है एक प्रिपेयर्ड, उस पर ऊपर से मोल्ड आके हम रखते हैं ताकि वो जो हमारी सॉइल है वो ब्रिक की शेप में आ जाए। प्रेस करते हैं बेसिकली हम ऊपर से।
इसलिए उसको प्रेस ब्रिक्स बोलते हैं। मैं दिखा दूंगा अभी आपको एग्जांपल के तौर पे कि कैसे प्रेस ब्रिक्स और वायर कट ब्रिक्स में फ़र्क क्या है और मशीन कैसी दिखती है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको अभी। देखिए दोस्तों, ये है प्लास्टिक क्ले मशीन, जिसमें आदमी ऊपर से जो है हमारी प्रिपेयर्ड सॉइल है उसको डाल रहा है, ताकि जो हमारी सॉइल है उसकी मोल्डिंग हो सके अच्छे से। नीचे से ब्रिक्स हमारी सही शेप में निकल के आएंगी खुद ही। ये ऑटोमेटिकली नीचे हमारी जो ब्रिक्स है उसको शेप दे देगी, सही आकार दे देगी। ये देखिए, इधर से ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब से निकल के आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा। बस ये आदमी जो ये रेक्टेंगुलर स्लैब निकल के आ रहा है हमारा, ये बाहर निकल के आया है, ये पूरा निकल के आया है हमारा। इसको बस अब आगे कर देगा ताकि ये वायर कट हो सके। ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे देखिए, इसने रेक्टेंगुलर स्लैब को आगे किया। उसके बाद हमारी जो ये है, ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ये जो है ये वायर्स यहाँ पे लगी हुई हैं इससे, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे। अब इसने रेक्टेंगुलर स्लैब को आगे करने के बाद जो हमारा स्लैब पीछे से निकल के यहाँ पे आया था ऐसे इस डायरेक्शन में, उसके बाद इसने इस लीवर की मदद से आगे कर दिया ताकि ये वायर से कट के हमारी ब्रिक्स बन जाए, मतलब हमारी वो शेप आ जाए। एक तरह से इसने इक्वली काट दिया उस स्लैब को। ये जो इतना स्लैब आया था हमारा, इसने इसको इक्वली ऐसे ऐसे काट दिया है वायर की मदद से। देखिए आप, ये देखिए आगे किया, कट के वो आगे हो गई। वैसे ही इसमें करेगा, ये आगे हो गई। अब इनको लीवर से आगे कर दिया, वो कट गई। बस ऐसे कटती हैं। जब इनको बोलते हैं वायर कट ब्रिक्स या फिर प्लास्टिक क्ले मशीन बोलते हैं इसको, जिससे ये हमारी ब्रिक्स ये रेक्टेंगुलर स्लैब की शेप में बाहर निकल के आई है। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये ड्राई क्ले मशीन है, जिसमें नीचे मोल्ड्स हैं। ये मोल्ड्स है हमारे, जिसमें हमारी ड्राई क्ले आएगी जो भरी जाएगी। ऊपर से ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, जिसमें नीचे ये लिखा हुआ है, मतलब ये एक प्लेट सी लगी हुई है। यहाँ पे कंपनी का नाम, वो जो हम देखते हैं ना फ्रॉग बनता है ब्रिक्स में, वो यहीं से बनता है। क्योंकि ऊपर से ऐसे आएंगी ये इसके अंदर, ताकि ये अच्छे से इसको प्रेस कर सके, मतलब कंप्रेस कर सके अच्छे से, बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देंगे ये इसको, जो इसके अंदर क्ले भरी जाएगी, ताकि इस ब्रिक्स की शेप में आ सके पूरा अच्छे से। तभी इसको ड्राई क्ले बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी क्ले जाती है वो इतनी गीली नहीं होनी चाहिए उसको शेप मिलने के लिए। क्योंकि ये जब प्रेस ही कर देगी उस क्ले को, तो उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है, वो कंप्रेस होकर अपने आप टाइट हो जाती है, या सही उसमें आ जाती है फॉर्म में। क्योंकि ये बनाई उसको कंप्रेस करके रहे हैं मोल्ड को। देखिए आप, दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये देखिए, पहले हमारे इसके अंदर इसने सॉइल भर दी, उसके बाद ऊपर से ये आ रहे हैं हमारे, इनने इस सॉइल को अच्छे से कंप्रेस कर दिया है, जो हमारी प्रिपेयर्ड सॉइल थी। अब नीचे से ब्रिक निकल गई हमारी कंप्रेस होने के बाद। बस अब दोबारा इसने सॉइल को भरा इसमें, ड्राई क्ले को। उसके बाद अब वो मशीन दोबारा इसको कंप्रेस करेगी। ये इसने किया कंप्रेस अच्छे से। उसके बाद वो ये कन्वेयर बेल्ट होती है हमारी, आगे लेके चली जाएगी, नीचे से लेके चली गई आगे। ब्रिक्स को दिखाता हूँ, ब्रिक्स देखिए कैसे निकल के आएंगे आगे, देखना भी आप। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे से निकल के आ जाती हैं, ये आगे हुई बेल्ट और ये ब्रिक्स निकल के आ गई। बस तब इनको प्रेस ब्रिक्स बोलते हैं, या फिर इसको ड्राई क्ले मशीन बोलते हैं। थर्ड है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग मतलब उसको सूखने देते हैं हम थोड़े दिनों के लिए। इसमें देखते हैं नेचुरल ड्राइंग टू ब्रोट डाउन मॉइस्चर कंटेंट टू 2%। इसमें हम 2% तक मॉइस्चर कंटेंट को कम करना चाहते हैं। इसका मतलब 2% तक लाना चाहते हैं कि अगर ब्रिक्स में हमारी जो सॉइल है उसके अंदर पानी हो भी, तो वो उसके ड्राई वेट का 2% हो। जैसे अगर 100 ग्राम है तो उसके अंदर 2 ग्राम ही पानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तब तक हम उसको सूखने देते हैं। सेकंड स्टेप वो देखते हैं पॉइंट, आर्टिफिशियल ड्राइंग बाय
hot channel tunnels floors at 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 3 days। आर्टिफिशियल ड्राइंग अगर हमें जल्दी काम करना हो या फिर लार्ज स्केल पे काम हो रहा हो तब हम आर्टिफिशियल ड्राइंग यूज़ करते हैं, क्योंकि तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको सूखने के लिए छोड़ दें और फिर वो कई दिन में जाके तैयार हो रही है ब्रिक्स, फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जल्दी प्रोसेस करने के लिए हम उसको जो गर्म वो होते हैं फ्लोर, मतलब गर्म ज़मीन के ऊपर उसको रख देते हैं ताकि वो अच्छे से सिक जाए, मतलब ड्राई हो जाए। इसमें लिखा भी है हॉट चैनल्स टनल्स फ्लोर्स। फ्लोर्स तो क्या ज़मीन पे रख दिया, टनल्स मतलब टनल्स बनी होती हैं, उसके अंदर हीट वेव हम छोड़ते हैं, मतलब बेसिकली हीट होती है अंदर, जैसे हम ओवन में डालते हैं ना खाना, ऐसे हम उसमें ब्रिक्स डालते हैं और वो सूख जाती है। हमारा फोर्थ स्टेप है बर्निंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। एट 650 डिग्री सेल्सियस ऑर्गेनिक मैटर ऑन वाटर वेपराइजेस लिविंग द ब्रिक्स बट फर्दर हीटिंग इज अलाउड टू 1100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है 650 डिग्री सेल्सियस पे सारा वाटर वेपराइज कर जाता है, मतलब कोई भी वाटर नहीं बचता है सॉइल के अंदर, और ऑर्गेनिक मैटर भी वेपराइज कर जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर वोलेटाइल मैटर में आता है। वोलेटाइल मतलब होते हैं जो वेपराइज कर जाते हैं, जो उड़ जाते हैं, तो वो भी उड़ जाता है सारा 650 डिग्री सेल्सियस तक। फिर भी हम उसको 1100 डिग्री सेल्सियस तक वो करते हैं, बर्न करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस जो ये टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस या 1200 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास, वहाँ पे जाके ही हमारी जो ब्रिक्स है वो स्ट्रेंथ गेन करती है, क्योंकि वहाँ पे जाके जो है क्रिस्टल्स, जो ब्रिक्स के अंदर जो मैटर है वो हमारा मोलिकुलर लेवल पे स्ट्रेंथ गेन करता है। इसलिए हम इसको 1100 डिग्री सेल्सियस तक बर्न करते हैं। इसमें आगे लिखा भी है, देखिए, बिकॉज क्ले फ्यूज्ड विथ सैंड प्रोपरली एट हाई टेम्परेचर एंड इट डजंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर अगेन एज कम्पेयर टू बर्निंग टू 650 डिग्री सेल्सियस एंड न्यू प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ हार्डनेस ऑल्सो इंड्यूस्ड एट 1100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यही है कि एक तो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी छोड़ देती है ब्रिक। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि जैसे हम सॉइल में देखते थे, जो सॉइल है वो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, तो वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर दोबारा गेन कर लेती है। जैसे हमारी क्ले है या फिर जो हमारी सैंड है, ये सब दोबारा मॉइस्चर गेन कर लेती है एनवायरनमेंट से। इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो ये प्रॉपर्टी लूज़ कर देती है 650 डिग्री सेल्सियस के बाद, ताकि हमारी जो सॉइल है, जो ब्रिक है हमारी, वो दोबारा मॉइस्चर गेन ना करे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम देखेंगे बर्निंग कितनी टाइप की होती है। तो बर्निंग दो टाइप में होती है, एक क्लैम्प बर्निंग और एक किल्न बर्निंग, जिसमें से इम्पोर्टेंट मेनली किल्न बर्निंग है, क्योंकि मोस्टली ये यूज़ होती है इंडिया में। और क्लैम्प बर्निंग उनके लिए यूज़ होती है जो टेम्परेरी, जो खुद अपनी ब्रिक्स बना रहे हैं। कमर्शियल लेवल पे किल्न बर्निंग ही होती है। किल्न मतलब जो भट्टे हम देखते हैं, जब आसपास देखते हैं तो हम ऐसे शेप में नहीं देखते, कुछ चिमनियाँ लगी होती हैं दूर से जिनमें से धुआं निकल रहा होता है, तो इनको बोलते हैं किल्न। और क्लैम्प बर्निंग होती है। क्लैम्प बर्निंग में बेसिकली जो हम मिट्टी से टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर हम ब्रिक्स को लगाते हैं, उसको बोलते हैं किल्न। तो देखते हैं सबसे पहले क्लैम्प बर्निंग, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने वैसे मार्क कर दिया है, जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, इसका मतलब बस यही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा देखा जाए तो जो जिनसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं या पूछा गया है, बाकी कितना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी अगर पढ़ना है आपको तो पढ़ लीजिए, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अगर एक बार आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने लायक है नहीं। देखिए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर फॉर स्मॉल स्केल, जो कि क्लैम्प होता है, आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कैसे होता है। रिक्वायर्ड अबाउट 6 months, दैट इज़ 3 months बर्निंग एंड 3 months कूलिंग। मतलब 3 महीने ब्रिक्स को बर्न करते हैं और उसके बाद 3 महीने उसको कूल होने में लगते हैं, उसके बाद उसको हटाते हैं वहाँ से। कॉस्ट ऑफ फ्यूल लो एज काउडंग ग्रास लिटर कैन बी यूज्ड। इसके अंदर हम काउडंग ग्रास या लिटर, जो भी हमारा वेस्ट होता है जो जल सके अच्छे से, उसको यूज़ करते हैं। नो सुपरविजन एंड स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड, 60% गुड क्वालिटी ब्रिक्स। अब इसमें नो सुपरविजन स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो साफ सी बात है, क्योंकि हम इसको टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसको कोई भी बंदा कर सकता है। जब काउडंग ग्रास और ये सब यूज़ करना है हमको, तो इसको कोई भी कर सकता है। ये बेसिकली हम जब गांव में लोग अपने घर वर बनाने के लिए जो खुद ब्रिक्स बनाएंगे, वो ये मेथड यूज़ करेंगे, क्लैम्प बर्निंग वाला।
बाकी जो कमर्शियली हम जो ब्रिक्स बनाते हैं वो किल्न बर्निंग से बनाते हैं और इससे ही अच्छी ब्रिक्स बनती हैं। इससे दिख रही है ना 60% गुड क्वालिटी ब्रिक्स, इससे आपको 90% गुड क्वालिटी ब्रिक्स मिलेंगी किल्न बर्निंग से। तो हम यही मेथड यूज़ करते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर लार्ज स्केल, इसमें परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि लार्ज स्केल पे ब्रिक्स बनती हैं, इसलिए परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि हमें बार बार ब्रिक्स बनानी है। इसमें टेम्परेरी बनता है क्योंकि इसमें हम एक बार ब्रिक्स बनाते हैं उसके बाद वो स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक हम ब्रिक्स से ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम पकाते हैं, उन्हीं को वापस निकाल लेते हैं बाहर। जो स्ट्रक्चर जिस ब्रिक्स से हमने बनाया है, मान लो हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें ये हमने क्लैम्प्स छोड़ दिए बीच बीच में, जहाँ पे हम आग लगाएंगे, यहाँ पे हम आग लगाते हैं, यहाँ पे हम ये ग्रास और ये सब डालते हैं यहाँ पे, और जो ये हम स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये पूरा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, आपको अलग से दिखेगा। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये इतना, ये हमने ब्रिक्स से ही बनाया है। तो जब ये सारी ब्रिक्स ये खुद ही बर्न होके हमारी ब्रिक्स मिलेंगी हमको, तो हम जब लास्ट में निकालेंगे इन ब्रिक्स को तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही हट जाएगा। तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही तो हुआ, ये तो बचेगा ही नहीं, फिर हमें दोबारा ऐसा क्लैम्प बनाना पड़ेगा। इसको ही हम क्लैम्प बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लैम्प बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्लैम्प को बनाया जा रहा है। पहले ये जो ब्रिक्स है उनको सेट करेंगे ताकि हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो सके, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्लैम्प बोलते हैं। देखिए ये इसने बीच में जगह छोड़ी है ताकि हम यहाँ से फ्यूल के लिए अपने फोडर या फिर लकड़ियाँ ये सब डाल सकें। अभी इनको सेट करेंगे ब्रिक्स को लाइन से ऐसे। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी आपको छेद दिख रहे हैं ये इसलिए हैं, जो यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं, ताकि इन पे हम लकड़ियाँ और ये सब डाल के फ्यूल को आग लगा सकें और ब्रिक्स को पका सकें। ये देखिए बीच में ये आदमी लेके आ रहा है, जो ये पेड़ का तना लकड़ी ये इसलिए ला रहा है ताकि ये भी जले और ब्रिक्स को इवनली, मतलब ब्रिक्स हमारी इवनली बर्न हो, अच्छे से पके। ये ऐसे बीच बीच में बहुत बार लगाएगा इनको। ये इसने एक और रखा। ये देखिए हमारे स्ट्रक्चर बन गया क्लैम्प, इसको ही बोलते हैं हम क्लैम्प। और बीच में जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे ये लकड़ियाँ और ये सब डालेंगे जैसे ये डाल रहा है अभी, ताकि इनमें फिर आग लगा के ये ब्रिक्स को पका सकें। ये इसने लगा दिया आग। ये ज़्यादातर मेथड गांव में ही फॉलो होता है, गांव में या फिर जहाँ पे भी लोगों के पास अपने शॉर्ट स्केल पे उनको ब्रिक्स चाहिए होती हैं, जब इतने पैसे नहीं हो कि कुछ चिमनी बनानी पड़े या परमानेंट स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, वो खुद ही ब्रिक बना लें, तब ये यूज़ होता है। अब ये सब में आग लगा रहे हैं, फिर आग लगने के बाद जब ब्रिक्स पक जाएंगी तो इसको हटा देंगे, सबको ब्रिक्स को निकाल लेंगे। ये ब्रिक्स पक चुकी हैं अच्छे से, अभी इनको निकालेंगे। ये देखिए ये पीछे से या साइड से जहाँ से भी ब्रिक्स को निकाल रहे हैं, दिखा रही है टेस्ट करके कि ब्रिक्स अच्छी बनी है, हाई क्वालिटी की। बस इसमें आपका यही नुकसान होता है कि ब्रिक्स इवनली नहीं पकती, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ऐसी ब्रिक्स निकलती हैं और गुड क्वालिटी की ब्रिक्स थोड़ी कम ही मिलती हैं, 60% जो मैंने आपको बताया भी है। देखते हैं किल्न बर्निंग में हाई फ्यूल कॉस्ट एज कोल डस्ट इज़ टू बी यूज्ड। फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि हम इसके अंदर हम कोल यूज़ करेंगे, क्योंकि कोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है इन सब से, काओ डंग ग्रास से, और हम अच्छी ब्रिक बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बनो, हर साइड से बनो, हीट हमारी प्रॉपर जाए, इसलिए हम कोल यूज़ करते हैं। इसमें हमारी अच्छी ब्रिक यूज़ नहीं होती, क्लैम्प वाले में, क्लैम्प में हमारी अच्छी ब्रिक नहीं आती। 60% गुड क्वालिटी ब्रिक्स वो इसलिए आती हैं क्योंकि अच्छे से बर्न नहीं होती और कैसे भी हम लगा देते हैं बस स्ट्रक्चर में, जो हमारा क्लैम्प बनाने में। और हम यूज़ भी काओ डंग ग्रास करते हैं जिसमें हीट कभी कैसी आ रही है, कभी कितनी आ रही है, कभी कितनी आ रही है, तो कोई परमानेंट वो नहीं होती हीट की, कितनी मतलब कितने डिग्री सेल्सियस तक हम उसको मेंटेन भी नहीं कर सकते कि हमें कितनी वो चाहिए
यहाँ पे हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं कोल से। बर्निंग टाइम 24 आवर्स 21 डेज फॉर कूलिंग। इसमें 24 घंटे के अंदर बर्निंग टाइम, बस 24 घंटे मतलब एक दिन हमारा बर्निंग टाइम होता है और 12 घंटे हम उसको सूखने मतलब कूल होने के लिए मतलब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। स्किल्ड सुपरविजन इज़ नेसेसरी। इसमें स्किल्ड सुपरविजन इसलिए है क्योंकि इसमें हम कोल यूज़ कर रहे हैं और ये लार्ज स्केल पे हो रहा है काम, जिसमें हम यूँ नहीं है कि मतलब कैसे भी लगा देते हैं ब्रिक्स। इसमें हम लाइन से ब्रिक्स लगाते हैं। अगर हमारी ऐसी एक गैलरी होती है जिसमें ब्रिक्स लगी होती है तो हमारी इसमें लाइन से ब्रिक्स लगी होती हैं ऐसे, तो ये आगे चलती जाती हैं, ब्रिक्स पीछे से लगती जाती है नहीं। तो इसलिए स्किल्ड सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है कि जब ब्रिक्स पूरी तरह से बर्न हो जाए तो उसके बाद दूसरी वाली को हम वापस लगा दें। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको पिक्चर में, आप देखना आगे। तो किल्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं मेनली किल्स, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस। इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस, जिसमें इंटरमिटेंट होती हैं जिसमें हम एक बारी में एक ही प्रोसेस कर सकते हैं, और कंटिन्यूस का मतलब ये है कि इसमें हम लाइन से प्रोसेस चलते रहेंगे हमारे। कोई प्रोसेस ये नहीं है कि कोई एक प्रोसेस रुक गया तो दूसरे को इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारे प्रोसेस होते रहेंगे। जैसे पहले हमारा लोडिंग हुआ ब्रिक्स का, फिर बर्निंग हुआ या फिर प्री हीटिंग हुआ पहले, उसके बाद फिर बर्निंग हुआ, फिर हमारा कूलिंग हुआ, फिर अनलोडिंग हुआ। ऐसे प्रोसेस लाइन से चलते रहेंगे। ये नहीं है कि एक प्रोसेस के लिए दूसरा प्रोसेस रुकेगा। यहाँ से जब ये ब्रिक्स प्री हीटिंग से बर्निंग में जाएंगी तो पीछे से नई ब्रिक्स आ जाएंगी प्री हीटिंग में। जब ये यहाँ से ये वाली जब बर्निंग के लिए जाएंगी प्री हीटिंग वाली, तो पीछे से लोडिंग वाली फिर प्री हीटिंग में आ जाएंगी। तो स्टेप रुकेगा नहीं, कंटिन्यूस में स्टेप चलता रहता है। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है जो चलता रहे। इंटरमीडिएट में होता है कि हमें एक स्टेप पहले करना है, उसके बाद दूसरा करना है, एक दूसरे को रोकना होगा जब पहला होगा, ऐसे बात होती है। तो देखते हैं कंटिन्यूस में कितने टाइप की हैं। इंटरमीडिएट 2 टाइप के होते हैं, लिखा नहीं होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है लिए तो लिख लीजिए। इंटरमीडिएट 2 टाइप की होती हैं, अप ड्रॉट और डाउन ड्रॉट। अप ड्रॉट DROUGHT, अप ड्रॉट डाउन ड्रॉट। अप ड्रॉट में क्या होता है? अप ड्रॉट में आप समझ लीजिए क्योंकि इतना ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स में लिखना है तो आप लिख लीजिए। अप ड्रॉट में होता है कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर ब्रिक्स को लगाते हैं लाइन से, और जो उसके ऊपर की छत होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्परेरी छत होती है ऐसे ही, जहाँ से एग्जॉस्ट के बाहर निकल सकती हैं, जो हमारी गैसेस होंगी वो निकल सकती हैं बर्निंग में। तो इसमें हम नीचे से जब हीट करते हैं ब्रिक्स को, यहाँ पे हम हीट करते हैं ब्रिक्स को, तो ब्रिक्स यहाँ से बर्न होती हैं और गैसेस ऊपर की तरफ जाती हैं, इसलिए इसको अप ड्रॉट बोलते हैं। और जो हमारी रूफ होती है वो परमानेंट नहीं होती है, जबकि डाउन ड्रॉट जो होता है, डाउन ड्रॉट में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसकी रूफ परमानेंट होती है। तो गैसेस ऊपर टकरा के वापस नीचे आती हैं ऐसे, और यहाँ पे हमारी ब्रिक्स लाइन से रखी होती हैं ऐसे स्टैक्स में, तो वो दोबारा बर्न होती हैं, तो अच्छे से ब्रिक्स बर्न होती हैं डाउन ड्रॉट में। तो इसमें हमारा अच्छा प्रोसेस होगा डाउन ड्रॉट। जो अप ड्रॉट होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, जो डाउन ड्रॉट होगा वो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस होता है ब्रिक्स को बर्न करने का। तो अच्छी किल्न कौन सी होती है? डाउन ड्रॉट। इसमें गैसेस नीचे आती हैं। जो आपको पॉइंट याद रखना है मैं वो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे सिविल इंजीनियर का सिलेबस ज़्यादा होता है। अप ड्रॉट में गैसेस ऊपर जाती हैं, डाउन ड्रॉट में गैसेस नीचे आती हैं। अच्छा प्रोसेस होता है डाउन ड्रॉट, बस आपको ये याद रखनी है इंटरमिटेंट में। अब सेकंड देखते हैं कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में फर्स्ट है बुल ट्रेंच किल्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है इंडिया में, लिखा भी है मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज इन इंडिया। और सेकंड है हॉफमैन किल्न, मोर एडवांस एंड फुल ईयर किल्न, ये मैं बताऊँगा क्यों है। मोर एडवांस, ज़्यादा एडवांस, सबसे ज़्यादा एडवांस यही किल्न है, और लेकिन ये इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ये यूरोप की साइड ज़्यादा यूज़ होगी। इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बुल ट्रेंच किल्न ही यूज़ होती है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो बुल ट्रेंच किल्न की कॉस्ट है सेटअप होने की या बनाने की वो कम है हॉफमैन किल्न से। हॉफमैन किल्न मोर एडवांस है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है बनाने की वो ज़्यादा है।
तो बुलेट रेंज किल और हॉफमैन किल में आपको फ़र्क पता होना चाहिए क्या होता है। बुलेट रेंज किल जो होती है वो फुल ईयर किल नहीं होती, जबकि हॉफमैन किल फुल ईयर किल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुलेट रेंज किल ओपन में होती है, उस पर कोई परमानेंट रूफ नहीं होती जो उसको बारिश से बचा ले, तो रेनी सीजन में ये क्या बोलते हैं काम नहीं कर पाएगी बुलेट रेंज किल। जबकि हॉफमैन किल रेनी सीजन में काम कर जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर परमानेंट रूफ होती है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग रूफ होती है, जिससे इस पर बारिश का कोई असर नहीं होता। तो जो रेनी सीज़न होगा उसमें हॉफमैन किल काम करेगी, जबकि बुलेट रेंज किल काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये ज़्यादा एडवांस होती है हॉफमैन किल बुलेट रेंज से। बाकी सब इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों से ही हमको अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती हैं। लगभग 90% हमको अच्छी ब्रिक्स मिलती हैं दोनों ही से। और अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा, इसमें आगे क्या भी समझा देता हूँ बुलेट रेंज किल क्या होती है प्रोसेस से, पूरा साइड में पिक्चर से, तो आपको समझ आ जाएगा। बुलेट रेंज किल भी 2 टाइप की होती हैं, पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट एक तो नॉर्मल होती है और दूसरी जिगजैग टाइप होती है। जिगजैग एक नॉर्मल होती है और एक जिगजैग होती है जो एडवांस होती है नॉर्मल से। नॉर्मल वाली वो कर्व वाली होती है जो ओवल शेप की होती है, नॉर्मल होती है ऐसे ओवल शेप वाली, और जो जिगजैग होती है वो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप वाली होती है। यहाँ पे बीच में इसमें यहाँ पे हमारी चिमनी होती है जिससे एग्जॉस्ट गैस निकलते हैं। ये ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखेंगे आपको प्लेन व्यू में, ऐसे। ये आपकी आउटर वॉल, ये इनर वॉल, ऐसे रेक्टेंगुलर में ऐसे। ये आपकी आउटर वॉल, ये आपकी इनर वॉल, और यहाँ पे बीच में ब्रिक्स लगी होती हैं ऐसे लाइन से। ये ब्रिक्स के स्टैक्स हैं, मतलब ब्रिक्स की लाइनें हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, ऐसी दोनों में लगी होती हैं। और ये दोनों टाइप किसके हैं? कंटिन्यूअस किल में बुलेट रेंज किल नहीं है ये दोनों। नॉर्मल वाली ओवल शेप की होती है, जिगजैग वाली रेक्टेंगुलर शेप की होती है, और ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है जिगजैग वाली नॉर्मल से, क्योंकि इसमें जो हीटिंग होती है वो इवनली ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होती है, जबकि नॉर्मल वाली में अच्छे से स्प्रेड नहीं होती हीटिंग ब्रिक्स की। तो इसमें हमको ज़्यादा अच्छी ब्रिक्स मिलती हैं जिगजैग वाली में, और नॉर्मल में हमको अच्छी ब्रिक्स नहीं मिलती, थोड़ी सी कम मिलती है जिगजैग के मुकाबले। अच्छी दोनों में मिलती हैं, पर जिगजैग के मुकाबले नॉर्मल में थोड़ी कम मिलती हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी बुलेट रेंज लाइन जिसमें बीच का पूरा रेड जो है दिख रही है, ये चिमनी है। ये चिमनी है हमारी, ये हमारी आउटर वॉल्स हैं जो ये इतनी बनी हुई है साइड में, ये वाली ये हमारी इनर वॉल्स हैं, ठीक है। और ये बीच में जो इतनी भी आपको स्पेस दिख रही है ना, बीच में पूरी गैलरी दिख रही है, 1 मिनट रुकिए, ये जो आपको बीच में पूरी एक गैलरी दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ पे हमारी ब्रिक्स को लिया जाएगा अच्छे से। ये दिखा रहे हैं कि चिमनी के अंदर क्या कैसे बना होता है, गैसेस कैसे फ्लो करती है हमारी। ये जो हमारा एक तरह से मेन डक्ट ये वाली हमारी बीच वाली होती है, जिसमें साइड से गैसेस आती हैं इन छोटी डक्ट से, और फिर इससे कवर होकर इस चिमनी से बाहर निकल जाती हैं यहाँ से ऐसे। यहाँ से हमारी गैसेस आएंगी और बाहर निकल जाएंगी। ये हमारी ब्रिक्स को वो क्या हुआ है, ब्रिक्स के कोर्सेज बने हुए हैं ये, जैसे कि आप देख रहे हैं। 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये बता रहा है हमारा कि ये कूलिंग जोन है, ये हमारा बर्निंग जोन है, और वो प्री हीटिंग जोन है हमारा पीछे वाला। तो बताता हूँ 1 मिनट। ये हमारा प्री हीटिंग जोन है जो ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद ये जो येलो वाला ये हमारा बर्निंग जोन है, और जो रेड वाला है ये हमारा कूलिंग जोन है। ब्रिक्स बन के आ गई जब तो रेड है ये इसके ऊपर हमारी एक लेयर बिछी होती है कम से कम 1 फुट के आसपास की, ताकि ये ब्रिक्स अंदर अच्छे से वो रहे, हमारी कवर्ड रहे, और गैसेस बाहर ना निकल पाए, ताकि अच्छे से अंदर बर्न होती रहे। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमारी गैसेस बाहर नहीं निकलने चाहिए, वरना हमारी जो हीट है वो लॉस होगी। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ये होल्स हैं इनसे हम कोल को अंदर डालते हैं ताकि वो बर्न हो सके, क्योंकि यही हमारा बर्निंग जोन है। इतना जो है हमारा, इतना यहाँ से यहाँ तक, इतना ये हमारा बर्निंग जोन है, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें हमारी ब्रिक्स रखी हुई है। ये दिखा रहा है अंदर का ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है कि हमें से ऊपर से कोल डाला, यहाँ से हमने यहाँ से कोल डाला हमने, ऐसे ऐसे ऐसे। 1 मिनट। और ये नीचे जाके यहाँ पे ये कोल की वेस्टेज ज़्यादा होती है थोड़ी इस वाले में, बुलेट रेंज किल के सर्कुलर वाले में जो नॉर्मल है ओवल शेप की, जबकि जिगजैग वाले में नहीं होती है। यही दिखा रहा है।
ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये गैसेस का फ्लो है, कैसे हो रहा है। ये हमारा कूलिंग जोन है, यहाँ से हमारी जो एयर है वो एंटर करती है, क्योंकि आपको पता है बर्निंग के लिए हवा तो ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैसे आग लगेगी, वो तो हमारा एक मेन एलिमेंट है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए। तो ये फ़्लो दिखा रहा है कि यहाँ पे फ़्लो हमारा ऊपर क्यों हो गया, क्योंकि जो हमारी हॉट एयर होती है वो ऊपर होती है और जो कूल एयर होती है वो नीचे होती है। तो ये दिखा रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पीछे जो एयर थी वो कूल थी, इसलिए वो नीचे से आ रही थी, क्योंकि कूल एयर की थोड़ी डेंसिटी वो ज़्यादा होती है हॉट एयर से, तो इसलिए वो नीचे रहती है ज़मीन पे। और जो हमारी हॉट एयर होती है वो ऊपर रहती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो हवा थी वो कूल थी, वो यहाँ से एंटर करी। कहाँ से? ये हमारी थी यहाँ पे ब्रिक्स लगी हुई थी रेड वाली, जो जलने के बाद गई है कूलिंग होने के लिए, और यहीं से हवा एंटर कर रही है पूरे बर्निंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमारी ब्रिक्स से यहाँ से होते हुए कूल हवाई नीचे से आई, उसके बाद ऊपर हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग हो रही है मेन। यहीं पे थे वो होल्स, ये जो इतनी जगह है यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे होल्स थे, वो यहाँ से कोल हम अंदर डाल रहे थे बर्निंग के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी हवा है वो गर्म हो गई बर्न होने के बाद, इसलिए वो ऊपर हो गई। उसके बाद फ्लो दिखाने की नीचे हो गई, क्योंकि हमारा प्री हीटिंग जोन है, यहाँ पे भी हवा फिर ठंडी हो गई। उसके बाद ये यहाँ से कर गई एंटर इसमें, जो ये हमारे होल्स थे ना छोटे छोटे, जो चिमनी तक जा रहे थे, मेन डक्ट तक। मेन डक्ट हमारी बीच में थी चिमनी के नीचे यहाँ पे, वो यहाँ तक जा रहे थे। तो इन डक्ट से हमारी जो हवा, जो हमारी जो गैसेस हैं वो यहाँ पे चली गई। उसके बाद वो गैसेस ट्रैवल करते हुए हमारे डक्ट से, चिमनी से यहाँ ऊपर गई और बाहर निकल गई। ये फ्लो दिखा रहा है इनका, गैसेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिखा रहा है ना, ये गई ऊपर, ये यहाँ से निकल गई बाहर।